तो कैसे हो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ये क्या होता है और टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो आप जब आपका बाई चांस देहांत हो जाता है, आप मर जाते हो, तो उसके बाद जो आपको पैसा पे करती है कंपनियां, वो टर्म इंश्योरेंस की होती है। यानी कि आप मरने के उपरांत आपको पैसा जो मिल रहा है वो टर्म इंश्योरेंस है। लेकिन मैं आज आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। ये ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर करता है सभी लोगों के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा प्रियोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके रहते हुए बहुत बड़ी बीमारियां आपको कुछ हो गई तो उसका जो प्रीमियर एक झटके से पैसा भरना पड़ता है वो बहुत ही खराब होता है। क्योंकि एक बैग उतना पैसा कोई जुटा नहीं पाता और बहुत बड़ा मेडिकल चार्जेस बहुत साल तक फैमिली को पीछे खींच सकता है। एक निखिल कामत का कोट है, उन्होंने एक बार कहा था। निखिल कामत आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बताऊं कि निखिल कामत जीरोधा के फाउंडर हैं। जो लोग शेयर मार्केट स्टॉक में पैसे लगाते हैं वो लोग जानते होंगे इनको। उन्होंने कहा था कि जो इंडियन फैमिली है वो बैंकरप्सी से एक कदम पीछे रहती है जब तक उसको कोई बड़ा हेल्थ इमरजेंसी न हुआ हो, यानी कि कोई बड़ा बीमारी न हुआ हो। और ये बात बहुत हद तक आप सही भी देखते होंगे कि लोग जो है बस एक ही कदम पीछे रहते हैं, और अगर बड़ी बीमारियां हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट की बीमारियां हो गई या कुछ और हो गया, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी समस्या झेलने की पड़ती है लोगों को, और बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत एक ही टाइम पे अवेलेबल बहुत लोगों के पास नहीं रहता है। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए कंपलसरी मेरे हिसाब से होना चाहिए। बहुत बाकी देशों में जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 100% तक लोग लिए रहते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में सब सही चल रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। एक टाइम के बाद आपके पेरेंट्स जब बूढ़े होने लगते हैं तो कहीं कहीं आपको देखते होंगे कि दवा का खर्चा वगैरह सब देना पड़ता है। तो ये चीज़ें, और अगर बड़ी बीमारियां में आ जाए, जैसे कि 60 साल के बाद 65 साल के बाद बहुत लोगों को मैंने देखा है दिल्ली में जो रहते हैं उनको मोस्टली आपने हार्ट अटैक वगैरह का बीमारियां बहुत बार देखा आएगा। और फ्यूचर में भी ऐसा है कि आप देखोगे कि जो फ्यूचर है वो बहुत ही खराब है। अभी देखो पोल्यूशन वगैरह कितना हो रहा है, ग्रीन इफेक्ट कितना हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से जो आने वाला फ्यूचर है वो कितना ही डार्क रहने वाला है। तो इस कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है इसका। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें लेने में कुछ पैसे अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई हेल्थ एजेंसी के लिए काम नहीं करता। और जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें सर्च कर रहा था तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है कि आप अगर इंश्योरेंस लेते हो तो जो क्लेम मिलता है, यानी कि हॉस्पिटलाइज होते हो, तो वो जो क्लेम मिलता है वो बहुत ही राहतमंद होता है, क्योंकि एक बैग आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता और कंपनियां उसका भार वहन कर लेती हैं। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत इसमें भी होती है जब कंपनी इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि आपने कुछ टॉपिक्स जो हिडन पॉलिसी है वो नहीं ढंग से पढ़े होते। तो आज बस उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनका हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और साथ में मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों का जो इंश्योरेंस क्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है, वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट हो जाता है? क्योंकि वो पॉलिसी वगैरह उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता, और 26,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों का अब तक का क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। और ये जो इंश्योरेंस एजेंसी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपको जनरली नहीं बताते, क्योंकि उनका काम ही है कि मतलब कि किसी तरह से बचा जाए इनसे। तो लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। तो और बहुत सारे कंपनियां आपने देखा होगा कि वो रिजेक्ट कर देती हैं, तो वो भी चीज़ें बताऊंगा कि क्या किसका देखना चाहिए। तो एक होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि आप देखिए कि 90% जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो भी अच्छा माने जाते हैं, उनको प्रेफर कीजिए। और भी बहुत चीज़ें एक बार रिव्यू वगैरह पढ़िए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, एक मैं टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो उसमें उन्होंने बोला कि आप जाइए सीधा हॉस्पिटल में और किसी रिसेप्शनिस्ट से ये जरूर पूछे कि मतलब कि कौन सा हेल्थ पॉलिसी सबसे अच्छा रहता है। तो वहाँ पे लोग खुद ही बता देंगे कि सबसे हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसियाँ जो क्लेम तुरंत दे देती हैं वो कौन सी हैं। तो एक पूरी ढंग से रिसर्च करके तब आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। तो टॉपिक्स पे आते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स। और एक चीज़ बताऊँ कि आपने देखा होगा कि बाइक व्हीकल पे भी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, लेकिन हेल्थ के मामले में नहीं होता है। और आयुष्मान कार्ड जो आप लोग जानते होंगे, गांव में आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का क्लेम मिलता है, वो किसके किसके लिए होता है और कौन कौन सा बेनिफिट उसमें नहीं होता है, क्या है होता है, तो वो सब भी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला है क्या, सब लिमिट। देखिए सब लिमिट क्या होता है कि सब लिमिट एक तरीके से आप जान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है और आपको जब क्लेम करने की बारी आई, आप जब हॉस्पिटलाइज हुए
तो उन्होंने कई सारी बीमारियों के ऊपर लिमिट लगा रखी होती है कि इस बीमारी में पर्टिकुलर, इस बीमारी में मैं बस इतना अमाउंट पे करूँगा। आप इससे कोई मैटर नहीं करता आप कितने के इंश्योरेंस लिए हुए हो। जैसे मान लीजिए आपने हार्ट सर्जरी पे आपने 5 लाख या 10 लाख का पूरा इंश्योरेंस लिया है, और लेकिन हार्ट सर्जरी पे उन्होंने कोई लिमिट लगा दिया है, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का लिमिट लगाया है, तो उससे ऊपर वो पे नहीं करेंगे, उससे ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। जबकि आपने 5 लाख का या 10 लाख का इंश्योरेंस लिया हो फिर भी वो नहीं करेंगे। तो ये सब लिमिट चेक करना है कि सब लिमिट कुछ भी ना हो। और दूसरा जो है वो है रूम रेंट का है। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, और फिर क्या होगा कि जो जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो जो एक दिन का रूम का रेंट पड़ता है, मान लीजिए 5,000, 10,000 कुछ भी पड़ता हो, लेकिन अगर आपका जो प्रीमियम है या आपका जो क्लेम है वो आपके रूम रेंट में खाली 5,000 या 10,000 जो भी लिमिट रखा हो, अगर उससे बढ़ के वो जाता है तो लोग उसी रेशियो में आपका सेटलमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रूम का रेंट है पर डे का, आपने खाली 5,000 रुपये किया है, और आपने सोचा कि 5,000 अगर एक्स्ट्रा पड़ता है तो मैं अपने जेब से भर दूंगा, तो वो नहीं भरेंगे। वो आप तो भरोगे ही, और लेकिन जो उनका टोटल अमाउंट रहेगा, जो टोटल बिल रहेगा, उसका वो 50% कर देंगे। यानी कि अगर रूम रेंट 10,000 है और आपने 5,000 का ही क्लेम लिया हुआ है रूम रेंट का, तो 50% जितना भी अमाउंट रहेगा वो आप भरोगे और 50% कंपनियां भरेगी। तो रूम रेंट जो कैप है वो नो लिमिट रखना, या तो नो रूम रेंट ये प्रीफर करना। कोपे क्या होता है? कोपे मतलब तीसरा जो पॉइंट है वो कोपे का है। ये क्या होता है? कोपे मतलब कि आप कुछ पैसा आप दो, कुछ पैसा मैं दूं। जैसे कि एक रेशियो में अगर आप करना चाहते हो तो उस हिसाब से होता है। जैसे कि 80% इंश्योरेंस कंपनियां देगी, 20% आप दो। तो ऐसा भी मत करिएगा कि कोपेड जो है वो पूरा जो है ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहे। वेटिंग पीरियड क्या होता है? देखिए वेटिंग पीरियड क्या होता है कि जैसे कि कुछ आपको कुछ एग्जिस्टिंग बीमारियां वगैरह हो रही हैं तो उसका वेटिंग पीरियड होता है। तो मिनिमम आप 30 डेज का पीरियड रखिएगा, और उसमें एक्सीडेंटल ना हो। ये एक्सीडेंटल तो कभी भी हो सकता है, और वो जैसे कि कुछ बड़ी बीमारियां ना हो और वैसा, तो ये लोग वेटिंग पीरियड एक टाइम देते हैं, कभी कभी 90 दिन, और ये सब नहीं होना चाहिए। वेटिंग पीरियड कम से कम रहना चाहिए। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये जो एक्सीडेंट वगैरह का है वो इमीडिएट का होना चाहिए। और कैशलेस ये क्या होता है? तो कैशलेस के बारे में बताता हूँ। तो ये कैशलेस मतलब कि अगर आप जहाँ भी आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी है, आपके पास प्रीमियम है, तो क्या होता है कि जैसे कि आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो तुरंत इंश्योरेंस जो कंपनियां पे कर देती हैं वही कैशलेस बोला जाता है। कैशलेस में क्या होता है कि वो कंपनी तुरंत पे करेगी। और फिर क्या होता है, लेकिन कैशलेस में एक प्रॉब्लम है कि उस नेटवर्क में उनके पॉलिसी के अंदर जो जो हॉस्पिटल रहेंगे उसी हिसाब से वो लोग, अगर उसी पर्टिकुलर में गए रहोगे, यानी कि उसी हॉस्पिटल में आपका इलाज हो रहा है, तभी वो उस कैशलेस रिटर्न करेंगी, नहीं तो वरना वो नहीं करती हैं। तो कैशलेस के साथ रीइम्बर्समेंट होना चाहिए। जैसे कि उस एरिया में कौन कौन सा आपका हॉस्पिटल है, मान लीजिए आप दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो रीइम्बर्समेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई खर्चा हुआ, आप हॉस्पिटलाइज हुए और बाद में जो खर्चा हुआ उसमें बाद में वो जो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा जब आप क्लेम करोगे, तो वो बाद में पे करेंगे। तो उसी को कैशलेस, और ये पैन इंडिया होना चाहिए, आप पूरे इंडिया में कहीं भी करा सकते हो। फिर छठा पॉइंट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़ गए और बीमारी के पहले भी आपको पैसा कुछ ना कुछ मिलेगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि जब आप हॉस्पिटलाइज होने के बाद, यानी कि आप घर आ गए, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपको पे करना पड़ता है। जैसे कि आपको दवा के लिए जाना पड़ता है और सभी दोबारा चेकअप के लिए जाना पड़ता है, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी उसमें चार्जेस वगैरह इंक्लूड होना चाहिए, वो जरूर देखिएगा इस पे। और फिर क्या है डे केयर 1 डे। इसमें क्या होता है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां वो क्या करती हैं कि वो एक दिन के लिए इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देती। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि डे केयर जैसा सिस्टम कुछ ना हो। और नो क्लेम बोनस, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने साल भर में कोई क्लेम नहीं किया, तो आपको कोई हेल्थ इंजरीज नहीं हुई या इलनेस कुछ नहीं हुआ, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलना चाहिए। और साथ में सम एश्योर्ड भी होना चाहिए, जो भी आपका अमाउंट है वो बढ़ना चाहिए धीरे धीरे करके। फुल बॉडी चेकअप हर बहुत सारी कंपनियां ये करवाती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, कि आपको फुल बॉडी चेकअप करवाएंगी साल में, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और फुल बॉडी चेकअप का ये भी एक फंडा होता है कि अगर मान लीजिए जब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें कुछ सवाल वो पूछेंगे कि आपको पहले से कुछ बीमारी वगैरह है क्या,
तो आपको टोटल बता देना चाहिए कि मतलब कि हाँ ये बीमारी है, मैं या सिगरेट पीता हूँ या अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, तो ये सब बता देना चाहिए, कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि जब ये क्लेम वाली बात आती है तो यहीं पे वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इससे छुपाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता आपको। तो फुल बॉडी ये फुल बॉडी चेकअप पे आप अगर आप करवाते हो पर साल, हर साल मतलब करवाते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक डेटा रहता है कि मेरे पास प्री एग्जिस्टिंग बीमारी नहीं थी, ये जो हुआ वो नया है। तो फुल बॉडी चेकअप में आपको फ्री भी मिल रहा है और आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी हो रहा है कि ऐसा चीज़ें मेरे पास नहीं है। कंटिन्यूटी क्या होता है, जैसे कि आपको 60 साल के अंदर अगर कुछ बीमारी होती है तब वो कंपनी क्लेम करती है, नहीं तो नहीं करती। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि 60 साल बाद ही बीमारी जब आती है तो उसमें ये लोग क्या पे करते हैं कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि जो बहुत बीमारियाँ होती है वो 60 साल बाद ही होती हैं। तो और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, उसमें भी फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल होता है। फैमिली फ्लोटर क्या होता है कि जैसे कि साथ में आप एक अपने फैमिली का कॉम्बो एक प्रीमियम पे कर रहे हो और साथ में एक दूसरा है इंडिविजुअल। तो जो बहुत लोग का ये है एक्सपर्ट्स का मानना कि फैमिली फ्लोटर नहीं लेना चाहिए। उसमें क्या है कि जो प्रीमियम होता है वो आपके बड़े एज से ही स्टार्टिंग वो लोग करते हैं, और पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल आप ले सकते हो और इंडिविजुअल अपना ले लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के फ्यूचर कितना ख़राब होने वाला है आपको भी पता है, कितना पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो हेल्थ का जो इश्यूज है वो आने ही आने वाली है। तो इसी वजह से आप एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर क्यों रखोगे कि मतलब कि जो भी पैसा आएगा मैं ही आपको ही उठाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप एक हेल्थ पॉलिसी लीजिए और आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या ऐसे ही हवा में नहीं, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो किसी से पढ़वा के या ढंग से जांच के उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस से लीजिए, क्योंकि जो रिजेक्ट होता है वो बहुत गंदे तरीके से हो जाता है और आपको क्लेम भी नहीं मिलता और साथ में आप प्रीमियम भी भरते जाते हो। तो ये चीज़ें के ध्यान में रखिए। और बहुत सारे लोगों का जो है, मैंने रिव्यू पढ़ा है, फीडबैक पढ़ा है, तो बहुत सारे लोगों का क्लेम जो है रिजेक्ट हो गया है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए और ये कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है वो भी आप ध्यान में दे सकते हो।